गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। आप सभी को अंदाज़ा होगा, बहुत अच्छे से आइडिया होगा क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने आपको एसोसिएटिव लर्निंग और नॉन एसोसिएटिव लर्निंग के बारे में बताया था। तो नॉन एसोसिएटिव लर्निंग में हैबिचुएशन और सेंसिटाइजेशन आता है। आप प्लीज़ पहले वाली क्लास को ज़रूर देखें। अब हम एसोसिएटिव लर्निंग की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि किसी स्टिमुलस के साथ या किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट करके जो रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हम क्लासिकल कंडीशनिंग को या ऑपरेंट कंडीशनिंग को एसोसिएटिव लर्निंग का पार्ट मानेंगे। एसोसिएटिव लर्निंग में हम आज क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ने वाले हैं। 1897 में 1897 में क्लासिकल कंडीशनिंग को पैवलोव ने आपके सामने इंट्रोड्यूस किया था, जो अभी आपकी बुक्स का पार्ट है और साइकोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये सिर्फ नेट में नहीं, ये DSSS में और भी आप रीट में या आप CTET में या जो भी UPSC की भी एग्जामिनेशन है उसमें जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है उन सभी में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ज़रूर से आता है। तो आपको सबसे पहले ये है कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। अब हम जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, यहाँ पर सबसे पहली बात है कि बिफोर कंडीशनिंग क्या था। बिफोर कंडीशनिंग और आफ्टर कंडीशनिंग का डिफरेंस आपको यहाँ पर ये जानना है कि जब वो पहले कंडीशन नहीं हुई है तब जो है डॉग जो है वो सलाइवेशन का हो रहा है अनकंडीशनल स्टिमुलस को लेके। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्यों है? क्योंकि इसमें कंडीशन नहीं है, फूड फूड मतलब सामने प्रेजेंट जगह है, आपको भी देख लीजिए, छठा होता है, कुछ भी होता है, आपके मुंह में पानी आ जाता है। दिस इज अनकंडीशनल स्टिमुलस, ये आपका अनकंडीशनल रिस्पांस। अब यहाँ पर ये जो घंटी है, ये जो बेल है, ये न्यूट्रल स्टिमुलस है। वैसे तो इससे कुछ भी रिस्पांस नहीं आएगा, इससे कोई रिस्पांस नहीं होगा, ना सलाइवेशन होगा ना कोई कंडीशनल रिस्पांस होगा। लेकिन अगर हम इस बेल को इस खाने के साथ प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आपके लंच का टाइम आपको याद होगा, एकदम लंच की जो बेल बजती थी स्कूल में, तो एकदम से आपको भूख लगने लग जाती थी, या फिर आपको थर्ड या फोर्थ पीरियड के बाद में लंच होता है, उसकी बेल बजती थी, तो आपको पता था कि अब इसके बाद में लंच है, तो एकदम से भूख और इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या हो रहा है, इस डॉग का जो है फूड के साथ ये दोनों चीजें जुड़ रही हैं और आपका बन रहा है यहाँ पर एक कंडीशनिंग, और इसके लिए इस कंडीशन के साथ एक अनकंडीशनल रिस्पांस क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पर जब हम इस कंडीशनल स्टिमुलस को अकेले लेकर आ रहे हैं डॉग के सामने, तो ये डॉग क्या कर रहा है, ये फिर जो है एक कंडीशनल रिस्पांस दिया है व्हिच इज सलाइवेशन, जो कि मुंह से लार निकलना है। तो ये जो है आपके साथ यहाँ पर जो है ये वाला जो प्रयोग है वो पैवलोव ने किया था, और उन्होंने ये समझाने की कोशिश की थी कि जो इंसान है उसका जो है लर्निंग जो है वो ज्यादातर एसएस कंडीशनिंग से होता है, स्टिमुलस स्टिमुलस कंडीशनिंग, स्टिमुलस के साथ आपका रिस्पांस आता है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये एसएस कंडीशनिंग है, आप प्लीज इसको ध्यान रखें, दिस इज एसएस कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग यहाँ पर हमने जो अगर आपको डेफिनेशन को एक्सप्लेन करें, तो क्लासिकल कंडीशनिंग ऐसी लर्निंग है जिसमें आप न्यूट्रल जो स्टिमुलस है वो अगर आप बार-बार उसको ऐसे स्टिमुलस के साथ जो कि कंडीशनल स्टिमुलस है या अनकंडीशनल स्टिमुलस है, वैसे तो अगर हम कहें तो यहाँ पर भोजन क्या था, यहाँ पर आपका भोजन जो है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस था। तो आपको अगर अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ आप स्टिमुलस समझते हैं, स्टिमुलस जो है जो उत्तेजना उत्पन्न करता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं, जैसे खाना है तो एक ऑब्जेक्ट या स्टिमुलस है, स्टिमुलस को लेकर रिस्पांस होता है, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। तो अगर उसके साथ बार-बार जोड़ के भेजा जाता है, सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो डॉग या जो भी व्यक्ति है किसी के साथ हो सकता है, जैसे कि भोजन को देखते ही अपने आप में लार पड़ना शुरू हो जाती है, या फिर वो जो बैल है वो बसती है तो उसके साथ लार पड़ना उसकी शुरू हो जाती है। क्लासिकल कंडीशनिंग में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग में जो है मेन जो पॉइंट है, आप इस पे विशेष ध्यान दीजिए। रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग है, स्टिमुलस के लिए रिस्पांस होता है, ये पैसिव लर्निंग है। पैसिव लर्निंग का मतलब ये है कि एक्टिव लर्निंग नहीं है। अगर इस तरीके का होना, ये जो स्टिमुलस को प्रस्तुत करना अगर बंद कर दिया जाए तो डॉग का, या फिर स्टिमुलस को बार-बार दिया जाए तो डॉग का जो रिस्पांस है वो धीरे-धीरे कम होता जाता है या हो सकता है, तो ये पैसिव लर्निंग है। और यहाँ पर हम स्टडी करते हैं अनकंडीशनल और कंडीशनल। देखो ये वाली जो बात है ना, ये जो पैसिव लर्निंग है, क्योंकि यहाँ पर हमने आफ्टर आफ्टर कंडीशनिंग भी पढ़ा है कि यहाँ पर जो है एक तरीके की बात है, कुछ एक्विजिशन ट्रायल्स होते हैं, एक्सटेंशन या जनरलाइजेशन या डिस्क्रिमिनेशन, इस तरीके की स्थितियां भी डॉग के साथ उत्पन्न हुई थी। अब डिस्क्रिमिनेशन, जनरलाइजेशन, एक्सटेंशन को हम मैं धीरे-धीरे आपको सब एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, ये इसलिए हो रही है क्योंकि या तो स्टिमुलस को बार-बार प्रस्तुत किया जा रहा है, या स्टिमुलस को एक बार देने के बाद बहुत लंबे गैप के बाद दिया जा रहा है। अब यहाँ पर साइज ऑफ रिस्पांसेस भी मैटर करते हैं, तभी क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। आपके साइज ऑफ रिस्पांसेस का मतलब है कि आप जो डॉग है वो कितनी बार रिस्पांस दे रहा है, किस तरह से रिस्पांस दे रहा है। और यह स्टिमुलस एलिसिट रिस्पांस है। एलिसिट रिस्पांस का मतलब है कि ये जो है ये रिस्पांस जो है वो इनवॉलंटरी रिस्पांस है, अनैच्छिक रिस्पांस होते हैं, अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। ऐच्छिक प्रतिक्रियाएं नहीं होती हैं। आप किसी शादी में गए हैं, आप नहीं चाह रहे हो कि आपके मुंह में एकदम से पानी आए बोलते-बोलते, लेकिन आपने जैसे कुछ अच्छा सा खाना देखा, खाने के साथ इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है क्लासिकल कंडीशनिंग का, तो एकदम से मुंह में पानी आ जाता है, दिस इज इनवॉलंटरी, अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं हैं ये। अब यहाँ पर क्या है कि वैसे तो इसको लाइट के साथ भी कंडीशन किया गया था, तो यहाँ पर प्रकाश की और जो लार था, प्रकाश की और जो लार थी वो भी उत्पन्न हुई। इस ये वाला जो प्रयोग था मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसने कुत्ते ने क्या किया था, प्रकाश की प्रतिक्रिया में लार उसने टपकाई, क्योंकि उसने जान लिया था कि प्रकाश भोजन से पहले आता है। आप समझ रहे हैं, यहाँ कंडीशनिंग कर दी उसने, उसको ये समझ आ गया कि पहले मेरे को लाइट देंगे और फिर उसके बाद में भोजन प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पे जो कंडीशन प्रतिक्रियाएं थी ना, उसकी प्रकृति ये बताती है कि कुछ मामलों में ये अनकंडीशनल प्रतिक्रिया से बिल्कुल अलग रूप धारण कर लेता है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, अनकंडीशन क्या था, पहले वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें अनकंडीशन क्या था, उसमें अनकंडीशन था जो भोजन था, पर यहाँ पर तो भोजन पहले नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, यहाँ पर पहले लाइट प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो ये मान सकते हैं कि इनके प्रयोग में बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से और नए प्रयोग हुए या ऑपरेंट कंडीशनिंग को इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए किया ट्रायल एंड एरर, क्योंकि लर्निंग सिर्फ एक तरीके से नहीं होती है, लर्निंग बहुत अलग तरीकों से भी होती है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रयोग में हमें ये जो है, ये जो मुंह में लार टपक रही है, वो आमतौर पर क्या है, ऐसी प्रतिक्रिया है जो बिना शर्त के उत्पन्न हुई है। तो पैवलोव के प्रयोग में क्या होता है, कंडीशनल प्रतिक्रियाओं का रूप अक्सर अनकंडीशनल प्रतिक्रियाओं का होता है। आप समझ रहे हैं कि वो जो रिस्पांस जो है वो एक तरीके से रिस्पांस तो कंडीशनल रिस्पांस है, क्योंकि लाइट के साथ आ रहा है या बेल के साथ आ रहा है, बट उसको ये अनकंडीशनल रिस्पांस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सिंपल सी बात है, बात समझने की सिर्फ इतनी सी है कि एक स्टिमुलस है, उसके साथ रिस्पांस आ रहा है, तो उस स्टिमुलस को अगर हम किसी ऐसे स्टिमुलस के साथ पेयर करें जो कि कंप्लीटली कंडीशन है, जिसको हम प्रस्तुत करें, हम बना रहे हैं, क्योंकि एक प्रतिक्रिया होती है जो कि हमारी ऑटोमेटिक वाली बात हम कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक होती है एक प्रतिक्रिया, दूसरी प्रतिक्रिया होती है जो हमारे से करवाया जाता है। तो यहाँ पर डॉग के साथ बहुत अच्छा प्रयोग हुआ था, और आप इसको ये ऐसा है कि आप अगर इस पेपर पढ़ लेंगे, आप या जो मैं कह रही हूँ आप उसको ध्यान से सुन लेंगे तो भी आपको बहुत आराम से लर्न हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम कुछ ऐसे एक्विजिशन ट्रायल्स की बात करेंगे। मैं एक्विजिशन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसको अधिग्रहण अगर मैं बोलती हूँ, अगर आपको समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अधिग्रहण का मतलब ये होता है कि आपको किस तरीके से भोजन प्रस्तुत किया जा रहा है। आमतौर पर क्या होता है, कंडीशनिंग का सबसे प्रभावी तरीका वही होता है कि पहले हम सीएस को, मतलब आप खाने का एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे वही भोजन वाला एग्जांपल देते हैं, पहले हमने क्या किया, पहले हमने फूड दिया, ठीक है, फूड दिया, फूड देने के बाद में मैंने दिया सलाइवेशन हुआ, ठीक है, फूड देने के बाद सलाइवेशन क्रिएट हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर यूएस को पेश किया, मतलब बैल बजाई, जबकि सीएस अभी भी स्पष्ट है, उसको पता है कि मेरे को भोजन दिया गया है, डॉग को ये पता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे ट्रायल्स भी हैं जैसे कि डिलेड है और जैसे कि ट्रेस कंडीशनिंग है,
आपको जैसे साइमल्टेनियस है या बैकवर्ड कंडीशनिंग है या हम आगे हायर ऑर्डर कंडीशनिंग और सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग को भी पढ़ेंगे। तो ये सब का क्या मतलब है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर हमने डिलेड कंडीशनिंग को एक्सप्लेन किया है। डिलेड कंडीशनिंग क्या है? डिलेड कंडीशनिंग का मतलब है ये सबसे पहली बात तो है कि अगर आप हायर ऑर्डर बेसिस पे हो तो ये सबसे मजबूत कंडीशनिंग है। सबसे ज़्यादा मजबूत कंडीशनिंग होती है डिलेड कंडीशनिंग। इसमें यूएस और सीएस के बीच थोड़ा-सा ओवरलैप होता है। जैसे डॉग को दिया था ना, पहले डॉग को क्या दिया था? डॉग को क्या दिया था? फूड दिया था, फिर डॉग को क्या दिया था? बैल दी थी। मैं यहाँ पर नहीं ऊपर एक्सप्लेन करती हूँ, जगह नहीं है। यहाँ फूड दिया था, फिर बैल दी थी। तो डॉग की सलाइवेशन हुई थी, राइट? बहुत ही अजीब सी हैंडराइटिंग हो रही है। एक मिनट आप मेरे को थोड़ा टाइम दें। तो यदि जैसे घंटी बजाई जाए और घंटी बजने के दौरान ही कुत्ते को भोजन दे दिया जाए तो यहाँ पर जो है एक्विजिशन या अधिग्रहण जो है या मतलब सीखने की जो प्रक्रिया है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से होगी। एक्विजिशन का मतलब होता है कि वो किस तरीके से बहुत जल्दी से उसको सीख रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है, अधिग्रहण कर रहा है, उसको किस तरीके से उसको ले रहा है। तो ये जो एक्विजिशन है वो सबसे ज़्यादा किसमें होता है? डिलेड में। आप बिल्कुल ध्यान रखें, सबसे पहले डी है, सबसे पहले डिलेड है, उसके बाद में सबसे पहले डी है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं ट्रेस कंडीशनिंग की। ट्रेस कंडीशनिंग में क्या है? सीएस और यूएस के बीच कोई ओवरलैप नहीं है। तो सीएस की प्रस्तुति जो है उसके बाद एक छोटा ब्रेक लिया गया है, उसके बाद यूएस की प्रस्तुति की गई है। फिर एक साथ कंडीशनिंग है। एक साथ कंडीशनिंग में क्या है? जो कि साइमल्टेनियस है, उसमें क्या करा सीएस को और यूएस को एक ही समय में प्रस्तुत कर दिया गया। अब यहाँ पे जो ट्रेस कंडीशनिंग है वो इसके बाद है, फिर साइमल्टेनियस है और फिर उसके बाद में लास्ट में हमारी बैकवर्ड है। आप इस आप यहाँ पर जो लर्न करेंगे, आप जो सीरियल जो लर्न करेंगे वो ये है कि सबसे पहले डी है, फिर उसके बाद में ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये सबसे ज़्यादा जो अच्छी कंडीशनिंग किस में होती है, तो सबसे पहले डिलेड में होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो टी की बात करते हैं, फिर अगर हम बात करेंगे तो एस की बात करते हैं जो कि है साइमल्टेनियस। फिर हम बात करते हैं बैकवर्ड की जो कि सबसे कमज़ोर कंडीशनिंग होती है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, डी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और बी सबसे बैकवर्ड सबसे कमज़ोर होती है। तो आप या तो सबसे कमज़ोर और सबसे जो ताकतवर है उसको याद रख लें और बीच का जो टीएस है आप याद कर लें, या फिर डीटीएसबी से आप इसको याद कर सकते हो। डीटीएसबी तो डिलेड का मतलब ये है कि ये सबसे मजबूत कंडीशनिंग है। इसमें जो यूएस है अनकंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलस के बीच में एक ओवरलैप होता है। अनकंडीशनल स्टिमुलस यहाँ पर क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस इसमें क्या है? भोजन है। भोजन है अनकंडीशनल स्टिमुलस। उसके साथ प्रस्तुत की गई है बेल, यहाँ बेल प्रस्तुत की गई है। तो ये जो बेल है और जो भोजन है उसके बीच में एक हल्का सा ओवरलैप होता है, तो डॉग को पता है कि इसके बाद में ये मिलने वाला है। ट्रेस कंडीशनिंग में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में यूएस की प्रस्तुति होती है। मतलब पहले पहले बैल बजाई गई है, पहले बैल बजाई गई है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा ब्रेक लिया गया है, फिर उसके बाद में एक ब्रेक के बाद में यहाँ पर भोजन दिया गया है और फिर देखा गया है कंडीशनिंग को। तो यहाँ जो कंडीशनिंग हो रही है दिस इज़ कॉल्ड ट्रेस कंडीशनिंग। अब एक साथ कंडीशनिंग का मतलब क्या है? एक साथ कंडीशनिंग भी कमज़ोर कंडीशनिंग होती है क्योंकि भोजन और बैल दोनों एक साथ प्रस्तुत कर दी गई है। दोनों एक साथ प्रस्तुत करने से क्या हो रहा है, वो उसको बहुत जल्दी अच्छे से नहीं सीख पा रहा है क्योंकि उसकी आदत पड़ जाएगी। ये तो एक साथ ही आने वाला है और फिर उसको इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बैल से कोई इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि बैल पहले बैल बजेगी और बैल के साथ-साथ ही खाना आ रहा है, तो उसकी कंडीशनिंग उसके साथ अच्छी नहीं हो पा रही है। और बैकवर्ड कंडीशनिंग की अगर हम बात करते हैं, तो बैकवर्ड कंडीशनिंग में क्या है, यहाँ पर पहले भोजन दे दिया और फिर उसके बाद में इसमें इतना लंबा अंतराल दे दिया और कोई कंडीशनिंग इसमें हो ही नहीं रही है क्योंकि यूएस को पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया है। अगर पहले ही भोजन दे देंगे, तो कंडीशनिंग क्रिएट कहाँ होगी? उसका रिस्पॉन्स जो है सीएस को लेके क्यों होगा? अब यहाँ पर जो है इस कंडीशन में कुछ मैं या जैसे गर्भवती महिला है या कीमोथेरेपी में भी ये काम करती है बैकवर्ड कंडीशनिंग। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे गर्भावस्था जो है वो एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है और यहाँ भोजन जो है वो एक कंडीशनल स्टिमुलस है। तो इसमें जो कंडीशन रिस्पॉन्स आ रहा है वो आ रहा है मॉर्निंग सिकनेस का। इसका क्या मतलब है? मॉर्निंग सिकनेस का मतलब ये है कि ये उसको ये लगता है कि जैसे मेरे सामने भोजन जैसे ही आएगा वैसे ही उसको वॉमिट होगी। जैसे कीमोथेरेपी है जो कि एक अनकंडीशनल स्टिमुलस है जो कि होना ही है, कीमोथेरेपी होगी ही कैंसर पेशेंट के साथ, तो उसको अगर भोजन प्रस्तुत किया जाता है उसके साथ तो उसको भी वॉमिट जैसा फील होता है। तो ये कंडीशन रिस्पॉन्स क्रिएट होता है जो कि ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स नहीं है, ये कंडीशन रिस्पॉन्स है। उसको ये लगता है कि भोजन की वजह से मेरे को ये दिक्कत हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। या उसको ये लगता है गर्भावस्था की वजह से मेरे को ये दिक्कत हो रही है, कीमोथेरेपी की वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। अब कंडीशनिंग के कुछ सिद्धांत हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये जो सिद्धांत है जिनकी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की है, जिसमें अधिग्रहण है, विलुप्ति है या सहज पूर्ण पूर्ण प्राप्ति है या सामान्यीकरण है या जो डिस्क्रिमिनेशन है, समान उत्तेजनाओं के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये कंडीशनिंग के कुछ सिद्धांत हैं। जो सीखा जा सकता है उसे अनलर्न भी किया जा सकता है। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक ने एक बात बताई है, मनोवैज्ञानिकों ने, कि किसी व्यवहार को अनसीखा करने की भी प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया को हम एक्सटेंशन कहते हैं। डॉग का ही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि डॉग ने कोई चीज़ सीख ली, उसको भोजन के प्रति लार उत्पन्न हो रही है या लाइट के प्रति उसको लार उत्पन्न हो रही है, तो ये एक्सटेंशन भी होता है। अब एक्विजिशन की जो है उसका मतलब ये है कि कुत्ते के सामने या डॉग के सामने जैसे ही घंटी बजाई वैसे ही उसकी लार टपकने लगी। एक्विजिशन तो हमने सीख ही लिया ना, यहाँ पर एक्विजिशन ही था सारा। ये यहाँ पर जो डिलेड है या ट्रेस कंडीशनिंग है, ये सब जो है एक्विजिशन ही है कि कैसे उसको ग्रहण किया है डॉग ने। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये लीजिए,
हाँ जी, तो यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन है इसका क्या मतलब है, जैसे कुत्ते के सामने घंटी और भोजन एक साथ प्रस्तुत किया गया, तो वो भूल गया कि मुझे बैल के लिए लार टपकानी है या भोजन के लिए लार टपकानी है, आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर और घंटी पर लार टपकाना उसने बंद कर दिया। तो यहाँ पर ये कौन सी वाली अभी थोड़ी देर पहले जो हमने पढ़े थे ट्रायल्स, तो ये कौन से वाले हैं, ये जो कंडीशनिंग है ये कौन सी कंडीशनिंग हो गई? ये आप बताइए ये कौन सी कंडीशनिंग है? ये साइमल्टेनियस कंडीशनिंग हुई ना, जो कुत्ते को डॉग को भोजन और घंटी एक साथ दी गई, तो ये साइमल्टेनियस हुई। अगर मतलब इसका मतलब ये है कि साइमल्टेनियस से एक्सटेंशन होता है, आप समझ रहे हैं? साइमल्टेनियस से एक्सटेंशन होता है, एस और ई का संबंध हो गया यहाँ पे, साइमल्टेनियस से एक्सटेंशन होता है। और स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब है कि एक्सटेंशन होने के बाद में भी रिकवरी हो जाती है, विलुप्त होने और आराम की अवधि के बाद भी घंटी सुनते ही एकदम डॉग को लार टपकने लग गई। ये कंडीशनिंग के सिद्धांत हैं। आप प्लीज़ मेक श्योर कि ये सिद्धांत को आप ध्यान रखें कि यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है एक्विजिशन का मतलब क्या है, फिर है एक्सटेंशन का मतलब क्या है, फिर है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब है कि एक बार वो एक्सटेंशन हो गया उसके बाद में उसको एकदम से रिकवरी फिर से हो गई है, एकदम से उसको फिर याद आ गया, जैसे ही घंटी बजी वैसे उसके लार टपक गई, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। आपको एक एग्जाम्पल है कि जैसे आपके घर में डोरबेल बजती है और आपको पता है कि आपका कोई गिफ्ट आने वाला है या आपका कोई पार्सल आने वाला है, तो आप बहुत ज़्यादा सुस्त अवस्था में हैं, बिल्कुल आपको नींद आ रही है, लेकिन फिर भी एकदम से जागृत अवस्था हो जाती है। फिर जैसे ही बैल फिर से बजती है, फिर एकदम से आप जागृत हो जाते हैं। फिर लेकिन आप जाकर देखते हैं तो आपका कोई सामान नहीं होता है, तो फिर आप जाके सो जाते हो। फिर एकदम से फिर बैल बजती है तो आपको लगता है कोई और खोल देगा। लेकिन अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं, नहीं तुम्हारा ही है गिफ्ट, तो आप एकदम से उठ के बैठ जाते हो, तो ये क्या हुआ? ये आपको एक्सटेंशन हो गया था, लेकिन फिर एकदम स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो गई और एकदम से आप फिर जागृत अवस्था में आ गए। सामान्यकरण, सामान्यकरण का मतलब ये है कि बहुत बार बैल के कंडीशन में डॉग के साथ होता है, उसको घंटी जैसी कोई और आवाज़ मिलती है, या कोई जैसे कि बैल बजाई तो फ़ोन की रिंग है या फिर डोर बेल है, वो हर किसी के साथ ही उसको जर्नलाइज कर देता है। सामान्यकरण का मतलब है कि हर एक आवाज़ के साथ एक सामान्यकृत व्यवहार। उसके बाद में डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन को सिंपल समझिए आप। जनरलाइजेशन तो होता है कि एक जैसा, सेम सेम, उसको एक जैसा समझना, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब उसके बीच में अंतर अंतर बताना। तो कुत्ता जो है वो एक विशिष्ट आवाज़ के साथ ही लार टपकाएगा। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग जो है उसमें सी एस जो है, जब सी एस अब सी आर प्राप्त नहीं करता है, अब क्या कर रहा है, यूएस के बिना सी एस को बार बार प्रस्तुत करने से उसकी विलुप्ति हो जाती है और इस प्रकार दोनों के बीच का जो संबंध है वो बिल्कुल टूट जाता है। मतलब आप सी एस समझ रहे हो यहाँ पे? सी एस यहाँ पे क्या है? सी एस है यहाँ पर भोजन, तो भोजन के साथ सी एस यहाँ भोजन नहीं है, सॉरी, यहाँ सी एस जो है वो है बैल। बैल के साथ डॉग का रिस्पॉन्स निकल रहा है, जो कि उसका एक कंडीशन रिस्पॉन्स है, सलाइवेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है क्या करता है कि डॉग सी एस के साथ अब सी आर नहीं उत्पन्न कर रहा है, उसका रीज़न होता है एक्सटेंशन, विलुप्ति, क्योंकि यहाँ पे यूएस के बिना ही सी एस को बार बार दिया जा रहा है। बिना बैल बजाई जा रही है, बैल बजाई जा रही है पर भोजन नहीं है, पर फूड नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में होगा उसका सलाइवेशन का एक्सटेंशन। आप इस तरीके से इसको याद रखें। अब सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग क्या है? सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग, ये कुछ कुछ जो टॉपिक है पैवलॉव कंडीशनिंग के, आप इनको एज इट इज़ ही लर्न कर लें या एज इट इज़ ही समझने की कोशिश करें, क्योंकि जिस तरीके से इसमें जो कंडीशनिंग के जो स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट है, इसको आप हमेशा याद रखें, स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट। और दूसरा है कि मतलब सबसे जो स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग कौन सी है और सबकी सबसे वीक कंडीशनिंग कौन सी है। और आप एक्विजिशन, एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन को भी याद रखें, जो कि इसके क्या हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग के सिद्धांत हैं। और इससे पहले जो है कि जो हमने यहाँ पर कंडीशनिंग हर कितनी 4 तरीके की कंडीशनिंग पढ़ी थी, आप इसको भी लर्न रखें, इसको भी याद रखें। अब सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग क्या है? सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया है और एक्विजिशन ट्रायल्स हुए हैं। एक्विजिशन का मतलब है अधिग्रहण। प्रशिक्षण में क्या दिया कि घंटी बजी और उसके साथ भोजन दिया गया तो लार प्रस्तुत हुई। पर एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण की बात करें तो अधिग्रहण में उसने क्या सीखा, मतलब प्रशिक्षण तो ये दिया गया जो घंटी के साथ भोजन दिया, पर
अधिग्रहण उसको क्या हुआ, जैसे ही घंटी बजाई वैसे ही सलाइवेशन हुआ। ये तो हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग हो गई। ठीक है, आप समझ रहे हैं? अभी इतनी देर से हम जो बात कर रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग ही है। अब यहाँ पर सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग, जो कि पहले ऑर्डर कंडीशनिंग होने के बाद में हुई है। अब यहाँ पर इसमें क्या किया, घंटी के साथ भोजन दिया। अब यहाँ पर प्रकाश के साथ घंटी दी गई है, मतलब डॉग को यहाँ घंटी के साथ होने लग गया था ना सलाइवेशन। तो सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग में ये चेक किया गया कि अब प्रकाश दिया पहले, फिर उसके बाद में उसको घंटी प्रस्तुत की। डॉग को यहाँ पर लार की प्रस्तुति हुई, क्योंकि उसके दिमाग में ये था कि घंटी के बाद में मुझे खाना आने वाला है। तो यहाँ पर डॉग का क्या अधिग्रहण हुआ, डॉग प्रकाश के साथ भी उसका कंडीशनिंग होगी और वो क्या करने के लग गया, उसका रिस्पॉन्स आने लग गया प्रकाश के साथ भी लार का। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ना, कि उस डॉग को कितना इजीली हमने ये कंडीशनिंग कर दी उसके साथ। इस तरीके से हम इंसानों की भी कंडीशनिंग हो जाती है। तो इसी तरीके से भी हम भी लर्न करते हैं। तो दूसरा ऑर्डर कंडीशनिंग या सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग को हम बहुत ईजिली समझा सकते हैं इस तरीके से कि डॉग को जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशनिंग में बेल के साथ उसका सलाइवेशन होने लग गया, अधिग्रहण उसने कर लिया, उसको सीख लिया। तो यहाँ पर जो है प्रकाश के साथ भी उसका कंडीशनिंग हो गई है, ये सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग है। मतलब उस कंडीशनिंग के बाद में जो नई कंडीशनिंग प्रस्तुत की गई या नई कंडीशनिंग बनाई गई है वो सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग होती है। एक बार जब कोई CSCR प्राप्त होता है तो एक नए प्रोत्साहन की प्रतिक्रिया को कंडीशन करने के लिए उस CS को US के रूप में, संक्षेप के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब वो CS को US बना दिया। यहाँ पे CS क्या था, यहाँ पे CS था घंटी, तो यहाँ पे घंटी को हमने US बना दिया। आप समझ रहे हैं? और यहाँ सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग को देखा गया है। दैट्स मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसको डे टू डे लाइफ में भी खुद से भी देखो कि हमें मैथ्स का टीचर होता है, मैथ्स का टीचर के साथ कंडीशनिंग हो रखी होती है हमको, या मैथ्स का टीचर है या कोई और टीचर है जो स्ट्रिक्ट है। मैं मैथ्स का टीचर नहीं बोलूँगी, बट हाँ ज़्यादातर बच्चे मैथ्स के टीचर के साथ या मैथ्स सब्जेक्ट के साथ बहुत डरते हैं। तो उन बच्चों की ऑटोमेटिक फिजिक्स के साथ कंडीशनिंग हो जाती है। वो फिजिक्स के साथ भी उनका रिस्पॉन्स वही रहता है जिनको मैथ्स के साथ प्रॉब्लम होती है। जबकि ऐसा नहीं है, जब उसको अगर देखा जाएगा तो उसको पढ़ा जाएगा तो वो अपने आप उसके साथ उसका रिस्पॉन्स निकल जाएगा। तो कंडीशन रिस्पॉन्स के साथ कंडीशन स्टिमुलस के साथ कंडीशन रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाएगा। आप इनको इस तरीके से समझ सकते हो। अब क्लासिकल कंडीशनिंग के कुछ जो बायोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस, जिसको हम गार्सिया इफेक्ट कहते हैं। गार्सिया जो है एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, जॉन गार्सिया और रॉबर्ट कोइलिंग, जिन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग किया था जो कि टेस्ट अवर्जन का है। टेस्ट अवर्जन मतलब सीखा हुआ जो है स्वाद नापसंद घटना। इसका क्या मतलब है टेस्ट अवर्जन का मतलब है कि उसको उस खाने के साथ अपने आप से ही घृणा हो जाना। इस टेस्ट अवर्जन का जो एग्जाम्पल है वो प्रेगनेंसी और भोजन के साथ भी कर सकते हैं। जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसको प्रेगनेंसी के टाइम पर्टिकुलर उसी टाइम एक कुछ जो खाना है उसके साथ बहुत घृणा सी हो जाती है। ये टेस्ट अवर्जन है। एकदम से उसका रिस्पॉन्स जो है वो उल्टी या वॉमिट जिसको कहते हैं उस तरीके से निकलता है। तो ये भी एक कंडीशनिंग ही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कंडीशनिंग हो रही है वो सीखने के साथ साथ उससे दूर होने की कंडीशनिंग भी है ना। दूर होने का रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे दूर होने की प्रतिक्रिया क्रिएट हो रही है। कुछ शोधों से पता चला है कि जानवर और मनुष्य मनुष्य दूसरों की तुलना में कुछ ऐसे ऐसे संबंध है या फिर कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं वो बहुत अधिक आसानी से सीख लेते हैं। और उसको सीखने के लिए वो जैविक रूप से तैयार होते हैं, मतलब इंटरनली ही हो जाता है। जैसे मेडिसिन को लेना, तो दिमाग में पता है मेडिसिन कड़वी है, तो एकदम से रिस्पॉन्स निकलना कि नहीं ये तो कड़वी है, नहीं खाई जाएगी। तो सीखा हुआ स्वाद घृणा या टेस्ट अवर्जन जो है, इसका बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। ये एक सिंगल पेयरिंग में आदमी सीख लेता है। सिंगल पेयरिंग में इसको बार बार इसके ट्रायल्स करने ही नहीं है, एक्विजिशन ट्रायल्स इसके होंगे ही नहीं, ये तो एक ही बार में सीख लेगा। जैसे कि भोजन है या कोई बीमारी है, मतलब बहुत ही इन कंडीशंस में बहुत ही इजीली ये, जैसे भोजन को और बीमारी, मतलब बीमारी के टाइम भोजन के साथ एकदम से मतलब कुछ ही घंटों में उसका बहुत प्रभाव पड़ जाता है कि मन नहीं होता है खाना खाने का। आप समझ रहे हैं? तो एकदम से मन नहीं होगा खाना खाने का, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि ठीक होने के बाद में मन नहीं होगा। ठीक होने के बाद में तो खा ही लेते हैं ना, ठीक होने के बाद में तो सब सही हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, जॉन गार्सिया और रॉबर्ट कॉइलिंग ने एक प्रयोग किया, और उन्होंने ये प्रयोग जो है चूहों के ऊपर किया। चूहों के ऊपर उन्होंने ये प्रयोग किया और बहुत आसानी से इन्होंने ये देखा कि चूहों ने दूसरों की तुलना में कुछ जो संबंध है या कुछ पेयरिंग जो है बहुत आसानी से सीख ली। उन्होंने क्या किया, चूहों के 4 समूह बनाए, 4 ग्रुप्स थे, 4 ग्रुप्स उन्होंने बनाए। और उसमें क्या किया, प्रत्येक को CS और US के एक विशेष संयोजन से अवगत कराया। CS और US मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या थे। आगे वाली स्लाइड में ये क्लियर करते हैं कि यहाँ पे CS और US क्या थे। जॉन गार्सिया और रॉबर्ट कॉइलिंग ने इस प्रयोग में ये किया कि उन्होंने उसमें
जो 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 चूहे थे उनको मीठा पानी दिया और उस मीठे पानी के साथ उनको उन्होंने शॉक दिया, या मीठे पानी के साथ उन्होंने उनको एक ऐसा तेज़ आवाज़ दी। ये जो 4 रैट का जो ये वाला जो प्रयोग है, आप इस पे ध्यान दीजिए। हाँ जी, ये रहा। तो उन्होंने यहाँ क्या किया, CS और US, यहाँ पे कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस की पेयरिंग करी। यहाँ पे इन्होंने कंडीशनड स्टिमुलस को तेज़ आवाज़ बोला है और अनकंडीशनड स्टिमुलस को इन्होंने शॉक बोला है। तो यहाँ पर डॉग ने क्या सीखा, यहाँ डॉग ने डर सीखा। उसको एकदम से डर आया, उसको ये लगा कि जैसे ही तेज़ आवाज़ आएगी वैसे ही मुझे शॉक मिलेगा, तो वो घबराता था। फिर उसने क्या किया कि तेज़ आवाज़ के साथ कुछ रेडिएशन दिए, लेकिन जिससे कि वॉमिट की कंडीशन क्रिएट हुई। यहाँ पर जॉन गार्सिया और रॉबर्ट कॉइलिंग ने एक प्रयोग किया, उसमें 4 चूहों का ग्रुप लिया, 4 चूहों का एक अलग अलग ग्रुप बनाया, जिसमें उनको सबसे पहले उन्होंने दिया तेज़ आवाज़ के साथ एक शॉक। तो तेज़ आवाज़ जो है यहाँ पर CS है और शॉक जो है वो यहाँ पर US है। तो उससे क्या है, डर का रिस्पॉन्स आया, जो कि एक कंडीशन रिस्पॉन्स था। उसके बाद में यहाँ पर फिर वही तेज़ आवाज़ के साथ उन्होंने रेडिएशन, जो कि ऐसा कुछ उनमें इंसर्ट किया जिससे उनको वॉमिट सी हुई, पर इससे उन्होंने कुछ सीखा नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं सीखा। फिर मीठा पानी दिया गया और उसके साथ शॉक दिया गया। तो यहाँ जो है उनको ये था कि तेज़ आवाज़ के साथ शॉक आएगा, तो इसलिए वो यहाँ पर भी उन्होंने कुछ नहीं सीखा। लेकिन जब उन्होंने मीठा पानी के साथ उन्होंने जो वॉमिट की जो कंडीशन थी, तो वो क्रिएट हुई जब उनको ये लगा कि कुछ इंसर्ट किया जाएगा, कुछ इंजेक्शन लगाया जाएगा, तो उनको उस मीठे पानी से उनको डर लगने लग गया। तो ये एक, जबकि मीठा पानी तो उन्होंने सबसे पहले ऊपर पिया है, मतलब उन्होंने नहीं पिया था, जो तीसरा ग्रुप था उसके साथ ये चीज़ हुई थी। लेकिन जो चौथा ग्रुप है उसको मीठे पानी के साथ रेडिएशन या ये जो नोज़िया की कंडीशन जिसमें उनको वॉमिट सा फील होने लग गया था, तो उन्होंने इसको अवॉइड किया। तो ये एक बहुत अच्छा जो है एक्सपेरिमेंट है, इसको आप हमेशा ध्यान रखें, एग्ज़ाम्स में भी ये आता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है कि ये जो जैविक, मतलब हमारी इंटरनली जो बायोलॉजिकल जो प्रिपेयर्डनेस है या जैविक जो तैयारी है, वो एक बहुत अच्छी भूमिका निभाती है। पानी से बचना, स्वाद के प्रति अरुचि, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और गार्सिया ने ये बोला है कि ये सिंगल ट्रायल में हो जाता है, क्योंकि आपने 4 ग्रुप देखे और 4 ग्रुप में आप एकदम से समझ गए कि यहाँ पर जैसे ही मीठा पानी दिया गया, जैसे ही यहाँ पर ये मीठा पानी प्रस्तुत किया गया, वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही वो उसके साथ एकदम से रेजिस्ट हो गया। उसको उस पानी के साथ भी उसको लगने लग गया कि जैसे ही मुझे पानी देंगे, जैसे मुझे मीठा पानी देंगे, उसके बाद में वो ये इस तरीके का शॉक या ऐसे का रेडिएशन आएगा। तो ये समझ गए। लेकिन दूसरे और तीसरे ग्रुप ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, बट चौथे ग्रुप में इस चीज़ को रिस्पॉन्स किया और पहले ग्रुप ने भी रिस्पॉन्स किया। तो वो बहुत जल्दी इस कॉन्क्लूजन पे या इस निर्णय पे आए कि जो टेस्ट अवर्जन है ये भी एक कंडीशनिंग का ही पार्ट है, लेकिन ये उससे दूर हटना है। मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग में जो है आनुवंशिक और जैविक जो है इंटरनल जो हमारी बायोलॉजी है, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आप इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जो कंडीशनिंग है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, वो हमारे सेरिबैलम से कनेक्टेड है। प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि आगे जब हम न्यूरोबायोलॉजी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर जो है इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना है कि आपकी जो लर्निंग है या कंडीशनिंग है, वो आपकी सेरिबैलम से कनेक्टेड है। सेरिबैलम, क्योंकि ये नोट्स में नहीं है, तो आप इसको अलग से लिख लेंगे अपने पास। सेरिबैलम ब्रेन का ही पार्ट है और ये इससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग में एक और चीज़ है जो कि इसको रैप अप करने से पहले, क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग का हमने ऑलमोस्ट सब पढ़ लिया है, लेकिन इसको रैप अप करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि फिर से आपको एक बार क्लियर कर देते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग में ये सबसे पहले एसोसिएशन होता है या एसोसिएटिव लर्निंग है। ये लर्निंग जो है वो पैसिव लर्निंग है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है स्टिमुलस स्टिमुलस एक्टिविटी है इसमें, जो कि पैसिव एक्टिविटी है। और स्किनर के हिसाब से ये एक रिस्पोंडेंट लर्निंग है। स्किनर ने इसको रिस्पोंडेंट लर्निंग बोला है। आप
प्लीज़ इसको लिख लें अपने पास नोट्स में। तो ये अकॉर्डिंग टू स्किनर ये एक रिस्पोंडेंट लर्निंग है और इसमें अनकंडीशनल और कंडीशनल रिस्पॉन्सेज की बात है। ये एक इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस हैं और इसमें जो है स्टिमुलस एलिसिट बिहेवियर होता है। आप प्लीज़ इसको लिख लें। ये वैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की थी इसकी, तो आप इसको ध्यान रखें। और जॉन गार्सिया और रॉबर्ट कॉइलिंग ने 1966 में ये दिया था कि क्लासिकल कंडीशनिंग और उसके साथ जो है जेनेटिक और बायोलॉजिकल प्रिपेयर्डनेस है या जेनेटिक आनुवंशिक और जैविक जो है वो तैयारी या जैविक जो है वो रिलेटेड होता है, वो कनेक्टेड होता है। और उसके लिए उन्होंने टेस्ट अवर्जन को स्टडी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि लर्निंग जो है वो बायोलॉजिकल टेंडेंसी से भी होती है। जैसे हम कुछ खाते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता तो हम अगली बार उसको अवॉइड करेंगे। अब यहाँ पर एक ऐसे ये जो कंटिग्यूटी और कंटिंजेंसी की बात है, कंटिग्यूटी और कंटिंजेंसी दोनों का मतलब ही सन्निहता होता है या फिर पास पास होता है। दोनों का मतलब ही पास होता है, लेकिन इन दोनों का पास मतलब निकटता जिसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों का मीनिंग बहुत डिफरेंट है। दोनों का मीनिंग कैसे डिफरेंट है मैं आपको बताती हूँ। कंटिग्यूटी और कंटिंजेंसी और कंटिग्यूटी में, जैसे कि कंटिग्यूटी का मतलब है कि कंडीशनिंग घटित होने के लिए जैसे टेम्पोरल कंटिग्यूटी ज़रूरी नहीं है। मतलब दोनों जो है स्टिमुलस को एक साथ जो है प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं होता है। जैसे इसलिए यदि अस्थायी निकटता कंडीशनिंग निर्धारित करती है तो चूहों के दोनों समूह को समान मात्रा में कंडीशनिंग दिखाई देनी चाहिए थी। आप समझ रहे हैं बात को, कि अगर जैसे उसको शॉक दिया, मीठा पानी दिया, तो वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बट मीठा पानी दिया और फिर उसके बाद में चौथे ग्रुप को मीठा पानी दिया और उसके साथ जो है उसको मतलब ऐसा इस तरीके का पदार्थ उसके शरीर में डाला गया जिससे उसको वॉमिट, एकदम उसका मन ख़राब हो गया, तो उस कंडीशनिंग में उसने उसको पानी को अवॉइड कर दिया। यहाँ पर आप टेस्ट अवर्जन को ध्यान रखें। टेस्ट अवर्जन का मतलब होता है स्वाद से। मतलब उसको ये लगा कि इस मीठे पानी का स्वाद, इस मीठे पानी की वजह से मेरा मन ख़राब हो गया, मेरे को स्वाद बेकार है। को शौक से उसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, लेकिन जब उसको मीठा पानी के साथ उसको गंदा गंदा स्वाद दिया गया तो उसको एकदम से वॉमिट क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर जो है ये है कि टेम्पोरल कंटिग्यूटी पर्याप्त नहीं होती है। हम कंटिंजेंसी की थ्योरी पढ़ेंगे यहाँ पर, जो कि पावलोव कंडीशनिंग का एक अप लेवल है। कंटिंजेंसी थ्योरी को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। अब पावलोव ने एक्चुअली पावलोव की बात अगर हम करें तो यहाँ पर पावलोव की कंडीशनिंग का एक अप लेवल है कंटिंजेंसी थ्योरी, जो कि रैस कॉर्डला ने दिया था। और रैस कॉर्डला ने क्या किया था, रैस कॉर्डला ने 1968 में इसको प्रस्तुत किया था, कंटिग्यूटी को और कंटिंजेंसी को डिफाइन किया था, परिभाषित किया था। वह यह दिखाने में सक्षम थे कि सीएस को यूएस का एक विश्वसनीय प्रेडिक्टर होना चाहिए, कि जो सीएस है वो सीएस के आने से ही पता चल जाए कि यूएस क्या आने वाला है। मतलब उन्होंने ये बोला था। कंटिंजेंसी और कंटिग्यूटी का सिंपल भाषा में अगर बोले, कंटिंजेंसी और कंटिग्यूटी के क्या है, कंटिंजेंसी और कंटिग्यूटी ये है कि एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे हम यूएस को और सीएस को एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, तो जैसे ही मैंने सीएस दिया या मैंने बेल दी तो मेरे को दिमाग में ये आएगा, मतलब उस डॉग के दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई सीएस आ गया है तो अब उसके बाद में यूएस क्या आएगा, भोजन आएगा। तो इन्होंने ये कहा कि जो सीएस है वो यूएस का एक बहुत ही अच्छा प्रिडिक्टर है। रैस कॉर्डला ने इस चीज़ को बताने की कोशिश की। तो उन्होंने जो है कुछ प्रयोग भी किए, जिस प्रयोग के बारे में अगर हम यहाँ बात करें तो उन्होंने उस प्रयोग में, ये जो हमारा चूहों का जो प्रयोग है उसी को एक्सप्लेन करते हैं हम यहाँ पर। तो उन्होंने ये बोला कि जैसे स्वर पर झटके की आकस्मिकता, कंटिंजेंसी ऑफ द शॉक थी। क्या था यहाँ पर, समूह ए के लिए सभी झटके स्वर से पहले थे, जबकि समूह बी के लिए झटके स्वर की
उपस्थिति और अनुपस्थिति में समान रूप से संभावित थे। इसलिए स्वर समूह ए के लिए झटके की अत्यधिक भविष्यवाणी करने वाला था, लेकिन समूह बी के लिए वो पूर्वानुमान लगाना उनके लिए संभव नहीं था। मैं एक बार फिर से बैक स्लाइड में लेके जाती हूँ, आपको तभी अच्छे से समझ आएगा। ये यहाँ इसकी बात कर रहा है, समूह ए के लिए और समूह बी के लिए। तो समूह ए के लिए जो है, यहाँ पे जो नॉइज़ है, जो रैसकॉर्ला बता रहे हैं कि यहाँ जो नॉइज़ है वो शॉक से पहले तो इनके लिए एक बहुत अच्छा प्रिडिक्टर था। उनको पता था कि जैसे ही लाउड नॉइज़ आएगी वैसे ही मुझे शॉक मिलेगा। यहाँ पर ये बात ये समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वह स्वर पर झटके की आकस्मिकता को समूह ए ने बहुत अच्छे से समझ लिया था कि समूह ए के लिए सभी झटके स्वर से पहले थे, जबकि समूह बी के लिए झटके स्वर की उपस्थिति और अनुपस्थिति में समान रूप से संभावित थे। उनको नहीं पता था ना कि आने वाला है नहीं आने वाला है, इसलिए समूह ए जो है वो बहुत अच्छे से समझ पा रहा था कि अब जैसे ही कोई लाउड नॉइज़ आएगी तो हमको झटके मिलेंगे। तो CS यहाँ US का एक अच्छा प्रिडिक्टर है। यहाँ कंटिग्यूटी कंटीजेंसी का मतलब ये यही समझाना चाह रहे हैं। फिर भी मैं एक बहुत अच्छी अगर इसको बेल के एग्जाम्पल के साथ अगर इसको प्रस्तुत करें तो कंटीजेंसी जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो 3 तरीके की है। नेगेटिव है और ज़ीरो है। तो पॉजिटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव में ये है कि जैसे मैंने CS दिया, CS क्या है? CS है मेरे लिए बैल, ठीक है। CS मेरे लिए बैल है और मैंने उसके साथ दिया है भोजन, जो क्या है, जो कि है यूज अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। यहाँ पर ऊपर मैं भोजन देती हूँ, चलो ठीक है, यहाँ नीचे लिख देती हूँ अनकंडीशनल स्टिमुलस है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके साथ अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ मेरा क्या हो रहा है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर मैंने, चलो फिर से मैंने दिया, अब ये पेयरिंग हो गई है डॉग के साथ। अब डॉग को जैसे ही मैंने बैल दी, बैल जो कि कंडीशन स्टिमुलस है ना, तो बैल के साथ उसका हो गया रिस्पॉन्स स्टार्ट, तो उसने उसके साथ रिस्पॉन्स दे दिया, ये है कंडीशन रिस्पॉन्स। तो ये तो है एक पॉजिटिव कंटीजेंसी या पॉजिटिव कंटीजेंसी, सन्निहितता, पॉजिटिव सकारात्मक सन्निहितता, क्योंकि जैसे इसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स सीख लिया। अब यहाँ पर नेगेटिव की बात करते हैं। तो नेगेटिव में क्या हो रहा है, नेगेटिव में यहाँ हो रहा है कि पहले मैंने खाना दे दिया, मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस पहले ही दे दिया है। तो उससे क्या हो रहा है, अनकंडीशनल स्टिमुलस देने से जो कंडीशन स्टिमुलस है उसके साथ पेयरिंग हो पा रही है। अब कंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयरिंग हो पाएगी। अगर मैंने पहले ही दे दिया तो एक्सटेंशन क्रिएट हो जाएगा ना। पहले से ही मैंने भोजन दे रखा है, मैंने फूड दे दिया पहले ही, तो उसको बैल के साथ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये एक नेगेटिव कंटीजेंसी है। नेगेटिव कंटीजेंसी का मतलब हो गया कि मेरा CS और US का, मैंने CS और US जो प्रस्तुत किया है, CS और UCS, ये जो दोनों हैं, इन दोनों की प्रस्तुति ही कंटीजेंसी के लिए कहलाती है कि आप दोनों को किस तरीके से साथ साथ या किस तरीके से एक दूसरे से बहुत गैप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अब ज़ीरो कंटीजेंसी का क्या मतलब है? ज़ीरो कंटीजेंसी का मतलब है कि बैल ही बैल बजाए जा रही हूँ, फिर भोजन दे रही हूँ, फिर 2 घंटे तक खाना नहीं दिया है, तो इसमें कोई लर्निंग नहीं होगी। तो पॉजिटिव कंटीजेंसी से ही लर्निंग होगी। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये एक बहुत अच्छा इन्होंने रैसकॉर्ला ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। इन्होंने ये बोला था कि आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं ना CS और UCS, उसके बीच में आप एक प्रॉपर, जैसे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो स्लाइड्स हैं उनमें हमने पढ़ा था इस बारे में कि जो है ट्रेस कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा था, या साइमल्टेनियस कंडीशनिंग के बारे में, या डिले कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर जो है ये रैसकॉर्ला ये समझाना चाह रहे हैं कि कंटीजेंसी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सन्निहितता बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों जो है CS, दोनों स्टिमुलस जो CS है या UCS है, दोनों को ही प्रस्तुत करने का जो तरीका है, दोनों के बीच का जो गैप है या सन्निहितता है, वो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये पैवलोव कंडीशनिंग का एक अप लेवल है।
तो आज ये हमारे कैटलॉग की कंडीशनिंग कंप्लीट हो गई है। सिर्फ मैंने एक ही टॉपिक लिया है क्योंकि इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी था। अब आप इसको रिवाइज़ करें और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।